हाँ जी, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। आज की इस कक्षा में हम लोग रीट 2024 के लिए जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं साइंस में उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें तड़ित तथा भूकंप को हमने डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में भूकंप से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक एक करके इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका पूरा जो भूकंप का टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाएगा और आपको प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, सब बच्चों का यह, वो कोई भी वीडियो डाल दो वो प्रश्न तैयार ही रहता है कि सर रीट 2022 में जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है आजीवन का, क्या उनको दोबारा से पात्रता परीक्षा देनी है? तो उनको दोबारा से पात्रता परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या सर हम 2024 में, मान लो 22 में हम क्लियर हैं, पास हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो क्या हम 24 वाला भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं कि मान लो 24 वाले में हम फेल हो गए तो क्या 22 वाला वैध होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला लगा दोगे तो वो वाला चल जाएगा, कहाँ दिक्कत है? इसमें कोई समस्या ही नहीं है, टेंशन मत लो आप। और क्यों देनी है आपको परीक्षा रीट की? अगर आपकी रीट की परीक्षा अगर पास आप 2022 में हो तो आपको रीट की परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो बच्चे उस समय बीएड फर्स्ट ईयर में थे और फिर भी उन्होंने जो है एक प्रकार से उनकी पात्रता पास हो गई हो, उनका अभी देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको मेरे हिसाब से दोबारा एग्जाम दे लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव व घनत्व। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी किससे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? तो जाहिर सी बात है, भूकंप जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है, तो भूकंप विज्ञान ही इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। तापमापी तो तापमान मापने के काम में आता है। ज्वालामुखी से एक ज्वालामुखी का ही कारण पता चलेगा अपने को, है ना। दबाव घनत्व अलग है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भूकंप विज्ञान ही यहाँ पर सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? आपको बताया था रेडोन गैस, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, ये जो प्रश्न है इनकी पीडीएफ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो आपका एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन, उसके ऊपर अवेलेबल है। आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेस नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, होम पेज पर 3 लाइंस आएंगी ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, उनके ऊपर क्लिक करिएगा, फ्री मटेरियल आएगा और उसको ओपन करोगे तब वो पीडीएफ भूकंप वाली मिलेगी। उसमें ये क्वेश्चंस भी आगे हैं और आंसर की भी नीचे लगी हुई है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 3 की बात करें। अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। ए, पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है। और डी है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है, उसको एपी सेंटर कहते हैं। यह था आपका प्रश्न नंबर 3। तो हम जानते हैं अधिकेंद्र क्या होता है। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां पर जहां से सबसे पहले, मान लो ये पृथ्वी, इसके अंदर ये आपका एक बिंदु है जहां से सबसे पहले भूकंपीय तरंगे निकले, उस बिंदु को क्या कहते हैं? अपने उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, या फोकस भी इस बिंदु को साथियों कहते हैं, या मूल केंद्र कहते हैं भूकंप का। ये तरंग यहां से भूकंप केंद्र से निकल के तरंगे ऊपर धरातल की तरफ जाती हैं और धरातल के ऊपर सबसे पहले जिस बिंदु पर वह टकराती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपी सेंटर, उसी को कहा जाता है ना। तो यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर भूकंप का झटका इसी अधिकेंद्र पर महसूस होता है।
इसी को एपी सेंटर कहते हैं और ये भूकंप केंद्र से ठीक 90 डिग्री पर यानी बिल्कुल ठीक सीध में ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है, ये उत्तर बिल्कुल इसका सही ऑप्शन रहेगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी में देखो क्या, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, तो भूपृष्ठीय बिंदु तो है, ऊपर भी है, लेकिन ठीक ऊपर शब्द यहां पर नहीं लिखा हुआ, तो इससे अपने ऊपर तो कहीं भी हो सकता है बिंदु, तो वो ये सही उत्तर ज्यादा नहीं बनेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। ये तो सटीक जानकारी, पहला झटका तो अधिकेंद्र पर यानी एपी सेंटर पर ही अनुभव किया जाएगा, तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, वो क्या देखिए, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र है। साथियों 26 जनवरी 2001 को ये बहुत 7.5 से भी अधिक स्केल का झटका जो है, रिक्टर स्केल का झटका भारत के गुजरात के भुज में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका उत्तर रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। हमने पढ़ा था रिक्टर स्केल पर पैमाना कितना होता है, 1 से लेकर के 9 तक होता है साथियों। अगर 7+ का भूकंप आता है, 7 या 7+ रिक्टर माप का भूकंप आता है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। और भुज में इसी प्रकार का भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की माप 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, तो आप ये मानो कि वो भूकंप सामान्य है, उसमें कोई जान माल की नुकसान नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, भूकंपों का मान रिक्टर पैमाने पर 7 तक होता है, तो वे जाहिर सी बात है बहुत ही खतरनाक होंगे। बहुत हल्के भूकंप होते हैं तो ये तो नहीं होगा, मध्यम भूकंप होते हैं ये भी नहीं होगा, भीषण भूकंप होते हैं, निश्चित ही यही आपका आंसर होगा। डी भूकंप की श्रेणी में नहीं आते, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आया हुआ प्रश्न साथियों ये। ठीक है, चलो नोट लगाए, क्या लिखा है, भूकंप की माप 3 या उससे कम होने पर यह बहुत दुर्बल भूकंप कहलाता है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, भीषण भूकंप होते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन कौन से हैं? कश्मीर घाटी, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व भारत और उपरोक्त सभी। देखिए यहां आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो यहां आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि समस्त उत्तर पूर्व भारत जो भूकंप पेटियां हमने पढ़ी थी, है ना, उसमें मध्य महाद्वीपीय जो पेटी थी, है ना, उसमें अपना भारत आता है। और भारत का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग वहीं पे आता है। तो कश्मीर घाटी भारत के उत्तर में, तो ये भी आएगा। पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय ये भी आएगा, ऊपरी है। समस्त उत्तर पूर्व भारत ये भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पे आप सही आंसर कीजिएगा। भारत में कश्मीर, गुजरात तथा राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूकंप में अपना अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र यानी कि फोकस वह स्थान होता है जहां ए धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। तो धरातल पर थोड़ी होता है, तो अंदर होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया सीधा सीधा। ठीक है, ऑप्शन बी है, जहां से भूकंप की उपपत्ति होती है। उपपत्ति, ये उपपत्ति होना चाहिए था, है ना। सी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात, इतनी बात तो ठीक है, उसकी लहरें ठीक ऊपर थोड़ी जाती हैं, ठीक नीचे थोड़ी जाती हैं, ठीक ऊपर जाती है ना। नीचे कहाँ जाएंगी जमीन में, और नीचे जाएंगे तो फिर तो अपने दिक्कत ही नहीं है भाई, अपने ऊपर थोड़ी महसूस होगा झटका हमें। तो सी वाला तो बिल्कुल गलत है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति शब्द कर लेना भैया, उपपत्ति कर लेना, चाहे उत्पत्ति एक ही बात है, ये गलती से टाइप हो गया। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही उत्तर इसमें रहेगा। ठीक है, फिर देखो आगे,
कौन सी भूकंप तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? तो साथियों भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स, एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स, और एल तरंगे यानी लॉन्गिट्यूड लैंड वेव्स यानी धरातलीय तरंगे, जिनको लव वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विनाशकारी, तो मैंने आपको बताया था कि लव तरंगे जो होती है उनसे विनाशकारी तो इस धरती पे कोई चीज है ही नहीं। ये कैसे भी मान लो चाहे आप, लव तरंगे तो आपको पता ही है कितनी खतरनाक होती हैं। तो ऑप्शन भी यही है, एल तरंगे खतरनाक होती हैं। सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंगों में एल टाइप की वेव्स आती हैं, लव तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं भाई। प्रश्न नंबर 9, सिस्मोग्राफी। अब देखो एल, इनकी थोड़ी स्पीड की बात कर लें तो इसकी स्पीड, जब पी तरंगों की स्पीड लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और ये किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। एल और एस, एल तरंगे जो हैं उनकी स्पीड लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और एस तरंगों यानी सेकेंडरी वेव्स की जो स्पीड होती है वो लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, एल तरंगे सबसे खतरनाक हैं, और ये दोनों एल और एस दोनों ही क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है साथियों, तो आपको पूछ ले भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती हैं? तो पी तरंगे। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगों के समान प्रकृति में तो एल और एस तरंगे। ठीक है ना, चलो सारी बातें हो गई, आगे आराम से समझ में। आपको सबसे खतरनाक कौन सी तरंग है? एल तरंग, और सबसे कम खतरनाक कौन सी है? पी तरंग, प्राइमरी वेव्स, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 9 है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप का विज्ञान है, और सिस्मोग्राफी है, सिस्मोग्राफ नहीं है। सिस्मोग्राफ तो यंत्र है भूकंप को मापने का, लेकिन सिस्मोग्राफी जैसे जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी होता है भूगोल को बोलते हैं अपने, तो वैसे ही सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का विज्ञान है सिस्मोग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन बी निश्चित तौर पर यहां आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, रिएक्टर लिखा है यहां पर भी, रिक्टर है साथियों, रिक्टर स्केल। ए को कट कर लेना। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए, यानी किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सबको ही पता है, तो भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ये साथियों 61% भी मिल सकता है आपको, कहीं 63% भी मिल सकता है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न में दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम जानते हैं पूरे विश्व में 3 भूकंपीय पेटियां हैं, तीन भूकंपीय क्षेत्र हैं। ठीक है, उसमें पहला है आपका प्रशांत महासागरीय पेटी, एक है आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी, एक है मध्य अटलांटिक पेटी। तो भारत तो आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी में, सबसे कम भूकंप आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी में, और सबसे जो अधिक भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही रहेगा, क्योंकि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, किस बेल्ट में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय बेल्ट में आते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? साथियों ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जहां से भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। ये प्रश्न आए हुए प्रश्न साथियों, बहुत आसान प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, गौण तरंगे। गौण तरंगे साथियों उसी को बोलते हैं अपने, सॉरी गौण तरंगे नहीं, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, और प्राथमिक एवं गौण तरंगे। गौण तरंगे इन्होंने सेकेंडरी वेव्स को बोला है।
तो याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, सेकेंडरी वेव्स को गौण तरंगे भी बोल देते हैं, द्वितीयक तरंगे बोल देते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। धरातलीय तरंगे कौन सी होती हैं? तो एल तरंगे, है ना, एल तरंगे आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है अपना, पृथ्वी के सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? तो ठीक ऊपर शब्द आ गया, तो ठीक ऊपर तो क्या होता है? अधिकेंद्र ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। और इसी के साथ ये अपना वीडियो यहाँ संपन्न होता है। बस इतने ही प्रश्न थे। भूकंप की थ्योरी पढ़ ली, ये 15 प्रश्न कर लिए। इससे ज़्यादा रीट में मेरे हिसाब से देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई भी गाइड है उसमें बहुत ज़्यादा मैटर निश्चित तौर पर दिया हुआ होगा, क्योंकि भूकंप में आप कितना भी पढ़ लोगे वही कम है। लेकिन आप ये मान के चलना कि आपके एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का तो हम नहीं कह सकते, उसमें तो थोड़ा सा और कुछ चीज़ें भी चलो देखनी पड़ जाती हैं। भारत में भूकंपीय क्षेत्र, राजस्थान में, वो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। लेकिन अपने बात करें ना अगर इसमें रीट की, तो उसमें इससे बाहर नहीं जाएगा। भूकंपीय तरंगे, अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र, भूकंप आने के कारण, टेक्टोनिज्म, ज्वालामुखी, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विस्फोट, उल्कापिंड का गिरना, भूकंप से प्रश्न ये भी आ सकता है निम्नलिखित में से भूकंप के बचाव के सही विकल्प, भूकंप से बचाव के लिए सही विकल्प कौन से है? तो उपरोक्त सभी वाला भी हो सकता है। बहुत आसान प्रश्न भी आ सकता है। भूकंप का मापन किया जाता है, निम्नलिखित में से भूकंप का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि आपकी किताब में दिए हुए हैं ना। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। 2 महीने का समय, सटीक दिमाग को बिल्कुल सीधी सीधी रख के तैयारी करनी है आपको। ऐसे नहीं है कि इधर उधर भटक गए, फालतू की चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ आपके लिए नए नए आते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।